ईरान इज नॉट वेनेजुला। जो पहले प्रेसिडेंट्स ने भी अटैक किया है इराक पे, लीबिया पे, वगैरह वगैरह वगैरह, सारे कमजोर कमजोर देश चुन चुन के हमले किए। हाँ, कमजोर देश देख के तो बड़े चौधरी बन के ये लोग उचक के कूद के हमला करते हैं। कब तक चलेगा ये तमाशा सा? सर, सवाल ये कि इंडिया का रिस्पांस कैसा होना चाहिए था इस पूरे इसमें? हमको अमेरिका की चीयर लीडिंग नहीं करनी है साहब। इजराइल हमारा दोस्त है, हर लड़ाई में उसने हमारा साथ दिया है, लेकिन बियॉन्ड द पॉइंट हम इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को अपने ऊपर प्राथमिकता नहीं दे सकते। ईरान ने आपको ओपनिंग दी है टू अफगानिस्तान, टू सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान के खिलाफ मदद करी है, जो स्ट्रेटेजिकली आपको ईरान की जरूरत है। खमैनी मारे गए, शहीद हो गए जी, और आपके कोई 48 टॉप कमांडर शहीद हो गए, लेकिन आधे घंटे में ईरान ने रिटेलिएट कर दिया। अमेरिका से दुश्मनी लेना खतरनाक हो सकता है, बट टू बी अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका कैन बी फेटल। क्या एक ब्रिटल कंडीशन में है इंडिया? क्या इंडिया को थोड़ी चिंता में रहने की जरूरत है? अमेरिका तो बोल रहा है ना कि हमने परमिट किया 30 दिनों के लिए है। यार, तुम्हारे बाप का राज है। पहले हम लोग ईरान से तेल खरीदते थे, और ईरान का तेल बिकॉज ज्योग्राफिकली सबसे क्लोज है, सबसे सस्ता था। आपने बंद करा दिया सैंक्शन लगा के। फिर हमने रूस से खरीदना शुरू किया, आपने सैंक्शन लगा दी। तो क्या करें, अपनी गाड़ियों में पानी डालें? आपके टोन को लेकर एक बड़े सोशल मीडिया पे बहस होती है कि जीडी बख्शी का टोन अब करंट पॉलिटिकल डिस्पेंशन के खिलाफ जाता हुआ दिखता है। आई हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। अभी भी मेरे घर का चूल्हा मेरे देश की पेंशन से आ रहा है, मेरी फौज की पेंशन से। आई हैव माई लॉयल्टी टुवर्ड्स माई कंट्री। चाइना के पास 5th जनरेशन जेट्स हैं, पाकिस्तान खरीद के बैठा हुआ है, हम कहाँ हैं सर? पाकिस्तान के साथ निर्णायक युद्ध हो जाए तो बिल्कुल फिक्र ना करें आप, बिल्कुल, मतलब हैरत नहीं होनी चाहिए आपको। हाउ डू यू सी अग्निवीर? नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आज इस बातचीत में हमारे साथ मुखातब हैं भारतीय थल सेना के पूर्व मेजर जनरल गगनदीप बख्शी रिटायर्ड। हम उनसे बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत करने वाले हैं। बातचीत करेंगे कि क्या वो एक इमोशनल व्यक्ति हैं और उनके इमोशंस में उनके पास्ट का, उनके मिलिट्री करियर का क्या रोल है। हम उनसे बात करेंगे ईरान से चल रहे यूएस और इजराइल के युद्ध में भारत की भूमिका कहाँ जाके टिकती है और भारत की जवाबदेही क्या बनती है। ट्रंप की मनमानियां कहाँ जाकर रुकेंगी और ये युद्ध खत्म कहाँ होगा। आइए शुरू करते हैं इस बातचीत को। इन दिनों कितना मसरूफ रहते हैं, कितना बिजी रहते हैं, ये बताइए प्लीज। हाँ, रात के 3 बजे तक सुनता रहता हूँ कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि एज अ मिलिट्री एनालिस्ट आई हैव टू बी इन टच। तो क्या है आपके न्यूज सोर्सेस, क्या होते हैं बेसिकली? न्यूज सोर्सेज नेचुरली अमेरिकन टेलीविजन, ईरानियन, आपके फॉरेन चैनल्स, यूरोपियन चैनल्स, और बहुत सारे यूट्यूब पे खासकर अमेरिकन एनालिटिक्स बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो काफ़ी इनसाइड इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अच्छा। अमेरिका बीइंग अ डेमोक्रेसी, ये एक फ़ायदा ज़रूर है। तो कहाँ जा रहा है वॉर अभी? या इस पूरे वॉर का जो सबसे अंडर एड्रेस्ड क्वेश्चन हो वो क्या है? देखिए, दिस वॉर शुड नेवर हैव स्टार्टेड। डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बारी कहते हैं कि यूक्रेन वॉर वुड नेवर हैव हैपेंड हैड आई बीन प्रेसिडेंट। ठीक है साहब, इन्होंने अपनी इलेक्शन जीती थी इस बुनियाद पे कि साहब मैं कोई प्रोट्रैक्टेड वॉर में अमेरिका को नहीं फंसाऊंगा, जो भी वॉर करूंगा क्विक इन क्विक आउट करूंगा, और फिर टेलीविजन पे मैं दुआ सलाम लूंगा लोगों का, वगैरह वगैरह। लेकिन जब से ये आए हैं, इन्होंने कोई 8 देशों के ऊपर हमला कर दिया। ठीक है, वेनेजुला पे जो इन्होंने अभी 3 जनवरी को हमला किया, वेनेजुला इज अ पैंजी स्टेट। वो बेचारे कौन से कोई लड़ाके हैं, क्या लड़ सकते हैं? तो वो ठोक के डोनाल्ड ट्रंप साहब का सर 7वें आसमान पे पहुंच गया कि अब मैं ईरान की ऐसी तैसी करूंगा। ठीक है साहब, ईरान इज नॉट वेनेजुला। ये चीज तो बहुत पहले क्लियर होनी चाहिए थी। डोनाल्ड ट्रंप के अपने चेयरमैन, जॉइंट चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ, यू सी, उसने कहा था, उसने वार्न किया था प्रिलिमिनरी ब्रीफिंग में डोनाल्ड ट्रंप को कि साहब जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है रेजिम चेंज, वो बूट्स ऑन द ग्राउंड डाले बगैर पॉसिबल नहीं है।
इट्स नॉट feasible without putting boots on the ground, राइट? नंबर एक। नंबर दो, इसमें हमारी सर्विसमैन की कैजुअलिटीज का काफी भारी अंदेशा है, ठीक है? और इसमें वो जो गल्फ ऑफ हॉर्मूज वगैरह अगर ब्लॉक हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, तो इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है। अब आप सुनो ही नहीं अपने प्रोफेशनल्स की, मुझे सब मालूम है, ऑटोक्रेट हूं, आई एम ऑलवेज राइट, ठीक है? कि 7 प्रेसिडेंट मेरे पहले के बेवकूफ थे कि उन्होंने ईरान पे हमला नहीं किया। अरे साहब, उन्होंने कुछ सोच के हमला नहीं किया, बिकॉज दे वर ब्रीफ्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस एंड दे हैड द सेंस टू लिसन। बट आप तो साहब यहाँ पे एक हिटलेरियन में आ गए हैं। जो पहले प्रेसिडेंट्स ने भी अटैक किया है इराक पे, अफगानिस्तान पे, लिबिया पे, वगैरह वगैरह वगैरह, सारे कमजोर कमजोर देश चुन चुन के हमले किए। कोई बराबर का पीयर ग्रुप के ऊपर हाथ नहीं लगाया, कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड यूक्रेन में नहीं डाले रशिया के बरखिलाफ, ठीक है साहब? हाँ, कमजोर देश देख के तो बड़े चौधरी बन के ये लोग उचक के कूद के हमला करते हैं। नाउ द सिंपल ब्लडी थिंग वाज कि ये कब तक चलेगा ये तमाशा साहब? आप वेनेजुला पे हमला कर रहे हैं, आप ईरान पे हमला कर दिया है, आप कह रहे हैं नेक्स्ट क्यूबा है, फिर मैं ग्रीनलैंड को कब्जा करूंगा, फिर मैं कनाडा को 51st स्टेट बना दूंगा। अगला क्या होगा साहब? आप भारत पे भी हमला कर सकते। मतलब इज इट द रूल ऑफ द जंगल? जंगल राज बन गया है कि आप टार्जन जैसे अपनी छाती पे ड्रमिंग करें और क्रीग बुंडोलो, इसको मार दिया, उसको मार दिया, इसको मार दिया। आई एम सॉरी, द यूनिपोलर वर्ल्ड मूवमेंट इज ओवर, ठीक है? ये जो युद्ध हुआ है ईरान, इजराइल, अमेरिका का, 21वीं सदी का निर्णायक युद्ध होगा। किस लिए? ये युद्ध फैसला करेगा कि क्या दुनिया विल इट स्लाइड बैक टू यूनिपोलैरिटी और विल वी गेट अ परमानेंट मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। और जो इस युद्ध का अभी नतीजा निकला है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने महा बेवकूफी करी है। He has started a war he is in no position to end. ग्लोबल इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया है, शामिल अमेरिकन इकोनॉमी का। लेट मी गिव यू सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। प्लीज सर। देखिए, अगर अभी जो पेट्रोल की कीमत है क्रूड की $102 पर बैरल पहुंच चुकी है। बीच में तो एक दिन तो $178 प्रति बैरल पे पहुंच के रिकॉर्ड क्रॉस कर दिया था। ईरान वाले बोल रहे हैं $200 के ऊपर जाएगी, देखिए आपकी तेल की कीमत, ठीक है? और जब $100 प्रति बैरल की कीमत पार हो जाती है, इन्फ्लेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स 2.6% से बढ़कर 4.5% पहुंच जाएगी, ठीक है? और अगर $130 के ऊपर जाती है तो 6% हो जाएगी इन्फ्लेशन यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है? तेल की कीमत प्रति गैलन यूएस में लड़ाई के पहले $2 से $3 प्रति गैलन थी, 4.5 गैलन पे तो डॉलर प्रति गैलन पे आ गई है। और ऐसे चलता रहा तो $7 से $8 प्रति गैलन होगी। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो वर्किंग क्लास है अमेरिका में, नॉन एप्स्टीन क्लास है, नॉन एप्स्टीन क्लास, आई रिपीट, ठीक है, उसके पेट पे कैसी लात लगेगी, ठीक है? आप डोनाल्ड ट्रंप का ये था कि मैं इकोनॉमिस्ट बड़ा जबरदस्त हूं, मैं रियल एस्टेट एजेंट हूं, मैनेजर रहा हूं पूरी जिंदगी। स्टॉक मार्केट्स में ब्लड बाथ हो रहा है अमेरिका की, ब्लड बाथ इन द अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स, ग्लोबल स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है साहब? ब्लड बाथ होना शुरू हो गया है। तो घबरा के उन्होंने बोला कि नहीं बस 2-3 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी। ईरान में आप गए थे रेजीम चेंज करने, क्या सिरस्वा रेजीम चेंज किया है? खमैनी का बेटा मुज्तबा वो वहां पे इन कमांड आ गया है। कल उसने 11:45 पे दिन में एक ब्रॉडकास्ट किया ईरान के लोगों को, और उसने लड़ाई खत्म करने की शर्तें रखी हैं 3।
जो कि अमेरिका तक पहुंच गई हैं, क्योंकि फटाफट रिकॉर्ड करके ये पेंटागन शेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट भेजा गया। पहली शर्त, 1 महीने के अंदर अमेरिका अपने मिलिट्री बेसिस मिडिल ईस्ट में खाली कर दे, एक शर्त। दूसरी शर्त, सब सैंक्शंस जो हम पे लगे हैं वो हटाए जाएं। तीसरी शर्त, जो $500 बिलियन का हमको हर्जाना दिया जाए, जो भी नुकसान आपने हमारी इकोनॉमी का, हमारे लोगों का, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का किया है। और लास्ट में उसने कहा कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब डिप्लॉय करने के लिए, बनाने के लिए नहीं, यानी बना चुका है, कह रहे हैं कि मेरे पास है, डिप्लॉय करने के लिए तैयार है। तो सर वॉर होश हवास के फाख्ते उड़ गए हैं वॉशिंगटन में। समझ नहीं आ रहा कि शुरू तो कर दिया, लड़ाइयां शुरू करना बड़ा आसान है, खत्म कैसे करें? घोड़े पे चढ़ के लड़ाई शुरू करना बड़ा आसान है ये भी। और अमेरिका की आदत है कि जो पहली लड़ाई है ना कैंपेन की, वो बड़ी अच्छी प्लान करते हैं, सालों साल प्लान करते हैं। फर्स्ट ब्लड वाला, वो बड़ा अच्छा, शुरुआत बड़ी अच्छी करते हैं, शेर की तरह दहाड़ते आते हैं, छछुंदर की तरह दुम दबा के निकलते हैं। वियतनाम 50,000 कैजुअल्टी हुई, और रिचर्ड निक्सन की जो क्या कहते हैं कि जो प्रेसिडेंसी थी उसकी, तो वो तो इम्पीच हो गए। अब ये कहीं इम्पीच ना हो जाए साहब, इसको भी इनको ख्याल रखना पड़ेगा। वॉर खत्म कौन करेगा सर ये वाली? अब वॉर खत्म, वो ईरान कह रहा है हम खत्म करेंगे, आपने शुरू करी, खत्म हम करेंगे। आपने समझा था कि लुक, देयर वाज अ ग्रॉस अंडर एस्टिमेट ऑफ ईरान्स मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड will and stamina, gross underestimation। और हमें फौज में सिखाया जाता है कि भैया आपकी प्लानिंग यथार्थ पे होनी चाहिए, फैक्ट्स पे होनी चाहिए, इमोशंस पे आप प्लान नहीं कर सकते कि हम फतेह हासिल कर लेंगे फिर हम शैंपेन पिएंगे। बकवास। ग्राउंड पे क्या स्थिति है, क्या हालत है, यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव इन योर एनालिसिस। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो भी ऑब्जेक्ट एनालिसिस उनको दिया गया, सुनने से मना कर दिया कि मैं सुनना ही नहीं चाहता था। अब उनको टेलीविजन पे आने का बहुत जबरदस्त शौक हो गया। दिन में 4 बार तो वो टीवी के सामने आके ऐसे ऐसे उंगली हिलाते हैं और इंटरव्यूज देते हैं, फिर ट्वीट करते हैं बाकी टाइम। तो फिर जो ब्रीफिंग्स हैं उनको सुनने का टाइम कब रहेगा? ब्रीफिंग्स में मैंने बताया, जनरल डैन केन, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने उनको साफ कॉशन दिया था। उसके बगैर आपने कर दिया है। क्या आपको मालूम है कि कल एक टॉप सीक्रेट ब्रीफिंग पेंटागन की वॉशिंगटन पोस्ट में लीक हो गई? उसमें क्या कह रहे हैं कि साहब हमने अपने टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव मीट कर लिए हैं, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने की हम हालात में नहीं। ठीक है साहब, हम इस हालात में नहीं है, और अगर हमको रिजीम चेंज आप चाहते हैं करना है, हमको 2 लाख ट्रूप्स ऑन बूट्स ऑन ग्राउंड डालने पड़ेंगे, और 18 महीने लड़ाई चल सकती है, और अमेरिका की 15,000 सैनिक की शहादत हो सकती है। कर लो। और लीक कर दी कि भाई ये तो सुनता ही नहीं है, ऐसे सुनाएंगे। तो ऐसे सुना दो अमेरिका की पब्लिक को, भैया हमने तो कह दिया था, अब आपका है। यू सी व्हाट इज वरीसम, एक माइंडसेट अमेरिका के अंदर, जो कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी है, एक माइंडसेट कि साहब थर्ड वर्ल्ड वाइट सुप्रीमेसिस्ट, थर्ड वर्ल्ड देश है, मैं तो सर कुचल दूंगा साहब, जिसका मर्जी आए, बॉम्बिंग करूंगा, बैक टू द स्टोन एज। ठीक है, तो ये क्या उपनिवेश का काल फिर शुरू कर रहे हैं आप पूरी दुनिया की कॉलोनी बना देंगे? माफ कीजिए, आप 21वीं सदी में हैं, 18वीं में नहीं। सर सवाल ये कि इंडिया का रिस्पांस कैसा होना चाहिए था इस पूरे इसमें, क्योंकि जब आयरिस डेना को, जो इंडिया के मिलन एक्सरसाइज से, नेवल एक्सरसाइज से लौट रहा था, उसको इंटरनेशनल वाटर्स में यूएस ने मारा, तो बार में ये सवाल उठा कि इंडिया का रिस्पांस कैसा होना चाहिए। आयरिस डेना पे इंडिया को कुछ बोलना चाहिए, खामनेई को यूएस ने मार गिराया तो खामनेई के लिए हम शोक तो प्रकट कर रहे हैं,
हमारे विक्रम मिस्री जा रहे हैं दूतावास में, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये एक्ट गलत है। रिस्पॉन्स होना कैसा चाहिए, या जो रिस्पॉन्स अभी तक है उससे सही है क्या? देखिए साहब, मेरी नज़रों में, नाचीज हूं मैं, लेकिन मेरी नज़रों में 50% हमारा ऑयल गल्फ से आता है, 60% हमारा गैस गल्फ से आता है। ठीक है, तेल की कीमत हमारी इकोनॉमी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। आपकी स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट से और लुढ़क गई है कल। जी, ठीक है साहब, तो एट अ पॉइंट इन टाइम हमको अमेरिका की चीयर लीडिंग नहीं करनी है साहब। इजराइल हमारा दोस्त है, हर लड़ाई में उसने हमारा साथ दिया है, हम भी उसके मतलब साथ सफर किए हैं, टेररिज्म वगैरह। तो हमारी सहानुभूति नेचुरल इजराइल के प्रति है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन बियॉन्ड द पॉइंट हम इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को अपने ऊपर प्राथमिकता नहीं दे सकते। चैरिटी बिगिंस एट होम। हमको अपनी इकोनॉमी, अपने लोगों का सुख चैन, देखना पड़ेगा, समृद्धि देखनी पड़ेगी। 60 रुपए प्रति सिलेंडर दाम चढ़ गए। ठीक है साहब, अब ये कहां तक जाएगा? अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रही तो नुकसान हो सकता है साहब। ठीक है, और इसके लिए मैं तब से शुरू से कह रहा हूं जी, भारत के लिए सर्वोपरि भारत का राष्ट्र हित। हमारी इजराइल से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ईरान से भी अच्छे रिश्ते हैं। आफ्टर ऑल देखिए साहब, ये बोल देना कि खमैनी ने एक दिन ये बोला था, मैंने गिठान बांध ली है, मैं बदला लूंगा, ये करे, बकवास मत करो। देखिए बात ऐसी है कि ईरान ने आपको ओपनिंग दी है टू अफगानिस्तान, टू सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान के खिलाफ मदद करी है। जो स्ट्रेटेजिकली आपको ईरान की जरूरत है, इजराइल की उससे दुश्मनी है, तो कुछ हद तक हम उनको कॉशन कर सकते हैं कि भाई ईरान को बढ़ चढ़ के बकवास नहीं करना चाहिए था कि हम डिस्ट्रॉय कर देंगे इजराइल को। आबेल मुझे मार हो गया है, ठीक है, लेकिन वो काफी भुगत चुके हैं। ठीक है, अब बियॉन्ड दिस, रादर देन गेटिंग इनटू वैल्यू जजमेंट्स, ठीक है, मेरे को एज अ मिलिट्री एनालिस्ट ये मेरा कर्तव्य ये था जब मैं फौज में था, और 2 बार मैं मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में काम कर चुका हूँ। जब भी कोई युद्ध शुरू होता है, एक एस्टिमेट सरकार मांगती है, भाई कौन जीतेगा, किसका पलड़ा भारी रहेगा। ठीक है, एक आउटलुक जैसा, आउटलुक क्या होगा इस लड़ाई का, वो क्वाइट ऑब्वियसली सरकार जानना चाहती है। लगता है कि जब हम ये बनाते हैं तो हम बीन काउंट पे जाते हैं। अच्छा। इतने टैंक, इतने एयरक्राफ्ट, इतने शिप, इतने वॉरशिप, इतने मिसाइल, इतने इंटरसेप्टर मिसाइल, वो बड़ा मैथमेटिकल कर देते हैं। अगर आप मैथमेटिकल करें, प्योरली मैथमेटिकल, कि अमेरिका के पास कितने, इजराइल के पास कितने, कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन देखिए, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज अंडरस्टैंड द फोरकास्टिंग मेथोडोलॉजी, नेशनल सिक्योरिटी फोरकास्टिंग। एज अ एनालिस्ट आई एम रिक्वायर्ड टू फोरकास्ट कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कितने दिन चलेगा, क्या नुकसान होगा, क्या नफा होगा। सो I have to do it by a technique called pattern modeling. अच्छा, Patterns tend to persist and repeat themselves. एक पैटर्न जो है ना, आप सिंगल इवेंट फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, उसके लिए ज्योतिष की जरूरत है, उसको भी मुश्किल पड़ जाती है सिंगल इवेंट फोरकास्टिंग में। पैटर्न मॉडलिंग क्या है? जो पहले लड़ाइयां हुई हैं इजराइल, ईरान, अमेरिका वगैरह की, उनमें क्या नतीजा रहा है। ठीक है, पिछले साल जून में, अच्छा देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है। मोसाद दुनिया की सबसे जबरदस्त इंटेलिजेंस एजेंसी है, कोई शक की बात नहीं। इजरायली, हाँ, इजराइल, कोई शक की बात नहीं, वो सबसे प्रोफेशनल और सबसे तेज इंटेलिजेंस एजेंसी है। उन्होंने एक AI सॉफ्टवेयर इजाद किया जिसको कहते हैं पैटर्न ऑफ लाइफ सॉफ्टवेयर, पैटर्न ऑफ लाइफ, पैटर्न ऑफ लाइफ पैनोरमा सॉफ्टवेयर।
ठीक है। मोसाद ने पैटर्न ऑफ लाइफ एआई सॉफ्टवेयर इजाद किया। इसका सिंपल टर्म्स में ये लड़ाई में एक नया मोड़ लाता है। अच्छा। कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के पहले हिटलर को मार डालो, लड़ाई ही नहीं होगी, या 3 दिन बाद अलग अलग खत्म हो सिनेरियोस में जाएगी। टेस्टिंग। ठीक है। हमला करने के पहले स्टालिन को मार डालो, उसके जूकॉव, मार्शल जूकॉव को मार डालो, या आइजनहावर को मार डालो, या माने जो टॉप लीडरशिप है उसको खलास कर दो। ये पहली बार उन्होंने आजमाया 2024 दिसंबर में हिजबुल्लाह के बरखिलाफ। याद होगा आपको, नासरुल्लाह को मार डाला, नंबर 2 आया उसको मार डाला, नंबर 3 आया उसको मार डाला, 4 कोई बनना ही नहीं चाहता था लीडर, ऐसा हाल कर दिया। और फिर बहुत नुकसान पहुंचाया हिजबुल्लाह सबसे तगड़ी ये शिया ऑर्गेनाइजेशन थी लड़ाकी, उसके पर खच्चे उड़ा दिए उन्होंने। ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया क्या कि भाई ये टॉप लीडर उठता कब है, सोता कब है, बैठता कब है, खाना कब खाता है, किस रास्ते दफ्तर जाता है, कहाँ है बंकर, कहाँ है ये ड्राइवर, कौन है, उसका नाम क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, यानी ये पूरा 360 डिग्री एनालिसिस करके वो ठोक देते हैं। तो उन्होंने ठोक दिया और ये बड़ा ज़बरदस्त काम असर डाला इसने लड़ाई में हिजबुल्लाह के बरखिलाफ 2024। 2025 जून में इन्होंने ईरान के बरखिलाफ ट्राई किया यही चीज। कोई 20-30 इनके टॉप कमांडर मार डाले साहब, IRGC वगैरह 20-30 टॉप कमांडर मारे और हिला दिया। 18 घंटे लगे ईरान को रिटेलिएट करने में। ठीक है। फिर इन्होंने जनवरी में, अमेरिका ने यही सॉफ्टवेयर के साथ मादुरो को, उसकी वाइफ को पकड़ के आपने ऐसा वॉर डांस शुरू किया बेहुदा कि देखते ही बनता था। कहने का मतलब ये कि ईरान को ये पैटर्न समझने के लिए 3 प्रेसिडेंट मिल गए। उन्होंने इसका तोड़ ढूंढ लिया कि भाई ये डीकैपिटेटिंग स्ट्राइक करेंगे, हमारी लीडरशिप को खत्म करेंगे पहले दिन। तो उन्होंने सीधे हुक्म पास कर दिए, डिसेंट्रलाइज, डेलीगेट। 31 डिस्ट्रिक्ट हैं ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ईरान के अंदर, हर एक के पास अपने मिसाइल, अपने ड्रोन है। उन्होंने कहा कि साहब अगर हमारी लीडरशिप मारी जाए, तेहरान से हुक्म का इंतजार ना करो, जो तुम्हारे मिसाइल है, टारगेट बताई हुई है, ठोक दो। तो साहब ये इन्होंने 28 फरवरी को इजराइल ने अटैक किया। ठीक है जी। अमेरिका बीच में कूद पड़ा, वो B-2 बॉम्बर लगाए, अपने F-15 लगाए और वो खमैनी साहब को मार डाला, उनकी बेचारी बूढ़ी पत्नी को मार डाला, बहू को, बेटी को, उनको मार के इन्होंने तो भांगड़ा शुरू कर दिया साहब की खत्म। 48 टॉप कमांडर मार डाले। उसी क्या था कि उन्होंने, जब उनकी पीस टॉक चल रही थी, हर टाइम पीस टॉक के आड़ में, बहाने में हमले करते हैं। पीस टॉक चल रही थी, पीस टॉक खत्म हो गई तो उसने एक मीटिंग बुलाई। ठीक है। अब साहब ये ईरान से मुझे समझ नहीं आया कि ऐसी भारी गलती कैसे कर दी उन्होंने। वो ग्राउंड के ऊपर, आपके पास कितने हजारों टनल्स हैं, अंडरग्राउंड बंकर हैं, आपने ऊपर के दफ्तर में कैसे ये मीटिंग बुला दी? इनकॉम्प्रिहेंसिबल। एंड दे हैव पेड अ प्राइस। खमैनी मारे गए, शहीद हो गए जी, और आपके कोई 48 टॉप कमांडर शहीद हो गए। लेकिन आधे घंटे में ईरान ने रिटेलिएट कर दिया। ईरान की रणनीति बहुत ही सोची समझी थी। दाद देनी पड़ी। उसका फलसफा बड़ा सीधा कि भाई मैं तुम्हारे खिलाफ, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी अमेरिका और इजराइल की इतनी है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सुपीरियॉरिटी, कि मैं मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें ले डूबेंगे। आधे घंटे में ईरान ने पलटवार कर दिया। स्ट्रैटेजी बहुत सोची समझी, सुनियोजित थी। क्या था स्ट्रैटेजी? पहले उन्होंने अपने मिसाइल्स, जो कि उनके पुराने मिसाइल्स थे, सस्ते मिसाइल थे, सबसोनिक, सुपरसोनिक, उनको इस्तेमाल किया ताकि इजराइल और अमेरिका अपने इंटरसेप्टर मिसाइल उनके खिलाफ फायर करके वेस्ट कर दे। जब उनके असली धाकड़ मिसाइल आए हाइपरसोनिक, तब तक उनका
जखीरा ही खत्म हो गया हो इंटरसेप्टर मिसाइल्स का। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने हिट किया ANTPS-132 फेज्ड अरे रडार। केवल 4 हैं अमेरिका के पास मिसाइल डिटेक्शन रडार। ये जो रडार कतार में लगा रखा था उसको उन्होंने ठोक दिया। ये रडार 5000 मील के दायरे में देखता है, जो भी मिसाइल लॉन्च हो रहा है पकड़ लेता है, उसकी अर्ली वार्निंग देता है। मिसाइल का ट्रैवल टाइम 10 से 15 मिनट होता है, यानी 10 से 15 मिनट की ये अर्ली वार्निंग दे रहा था सारे एयर डिफेंस सिस्टम को। पहले ही दिन उसको निकाल दिया, ध्वस्त कर दिया। 6-8 महीने लगेंगे दूसरा बनाने में ज्यादा। ठीक है, अगले दिन उन्होंने हिट किया जो कि थर्ड बैटरीज, एयर डिफेंस बैटरीज हैं, उनके फायर कंट्रोल रडार को। और तीसरे दिन उन्होंने 3 थर्ड फायर कंट्रोल, जो 7 है बैटरीज जो अमेरिका ने लगा रखी हैं इन दैट रीजन, वो 3 ठोक दी। इसका मतलब ईरान ने भी ट्रायंगुलेट करके रखी थी पोजीशंस को, सब ट्रायंगुलेट कर रखी थी। चीन ने लोकेशन दे रखी थी सैटेलाइट से, रूस ने दे रखी थी। अच्छा, ठीक है ना साहब, वो भी टिट फॉर टैट दे रहे हैं ना, कि जब आप यूक्रेन की मदद कर रहे थे, हथियार दे रहे थे, तो सैटेलाइट डेटा दे रहे थे, टारगेटिंग कोऑर्डिनेट्स दे रहे थे, अब लो जैसे को तैसा, अब हमारी बारी है। तो उन्होंने ईरान को ये सब दिया है और ईरान ने साहब भीषण नुकसान पहुंचाया है। पहले 3-4 दिन उन्होंने 60% मिसाइल अमेरिका के बेसिस पे ठोके। सेंट्रल कमांड का बेस जो है क्वातर में, उसको रगड़ दिया। सेंट्रल कमांड का एडवांस बेस जो है बहरीन में 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर, उसको रगड़ दिया। देखिए बहुत सिस्टमैटिक उसने पलटवार किया। आंखें निकाल दी, दिमाग पे जो मतलब कंट्रोलिंग हेडक्वार्टर पे चोट पहुंचाई जी, और आपके जखीरे को खत्म करा दिया। अब उसने हाइपरसोनिक मिसाइल ठोकने शुरू किए हैं। खुर्रम शहर 4, फतेह 2। कोई भी अमेरिकन सिस्टम, चाहे पेट्रियट, चाहे थार्ड, चाहे ग्रीन एरो, हाइपरसोनिक को नहीं रोक सकता। कल रात को 90 मिसाइल फायर किए हैं तल अवीव पे। अब जानते हैं नेतन्याहू साहब का जो दफ्तर था उसको हिट किया, दूसरे बंकर गए उसको हिट किया। परेशान होके खबर आ रही थी कि उन्होंने नेतन्याहू साहब को वो जहाज में डाल दिया, कि मतलब वो ग्राउंड पे रहे ही ना, गेड़े मारते रहते कि पता ना चले किस मिनट पे कहाँ पे। और फिर कोई बड़ी टॉप सीक्रेट सिक्योर लोकेशन में नेतन्याहू टॉप लीडरशिप को भेज दिया, कमांडेंट मसाद। और अभी कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं कि कोई मसाद का चीफ घायल हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। तबाही का मंजर पूरी दुनिया को दिख रहा है। तो ये कह देना कि हमने 90% मिसाइल रोक दिए हैं, हमने ये कर दिया है, 70% ड्रोन रोक दिए हैं, साहब यथार्थ ये है कि हम उनके धमाके ना सिर्फ सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सर, मतलब हम इंडिया के रिस्पांस की बात कर रहे थे। साउथ एशिया में जिस भाग में हम हैं वहाँ पे भी काफ़ी उथल पुथल चल रही है ना। बर्मा में देख लीजिए, बगल में नेपाल में एक चुनाव हुए, पाकिस्तान से जो हमारा एक संबंध है वो तो है ही है। देखिए साहब, क्या एक ब्रिटल कंडीशन में है इंडिया? क्या इंडिया को थोड़ी चिंता में रहने की ज़रूरत है? मतलब हम लोग कहावत सुनते हैं ना कि जब आपके पड़ोस में आग लगी हो तो आपको शांत नहीं बैठना चाहिए। नहीं तो बेशक आप शांत बैठ सकते कैसे? हाँ, देखिए साहब, बात ऐसी है कि कई लोगों को डोनाल्ड ट्रंप साहब से मोहब्बत हो गई इस देश में। ठीक है, क्यों, किस लिए, मेरे को समझ नहीं जैसे किसको है वो तबका डोनाल्ड ट्रंप के महिमा मंडन करने वाले, जिनको डेस्परेटली डील चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो हुक्म मेरे आका वगैरह वगैरह, इस टाइप की आवाजें का भी एक तबका है। जो परमिट, वही तबका जो परमिट होने के बाद तेल खरीदता है रशिया से। सर हाँ, नहीं, रशिया से तेल तो हम डिफाइंस कर रहे हैं ना। हाँ, वो तो डिफाइंस है डोनाल्ड ट्रंप की, उसका महिमा मंडन नहीं है। नहीं, फिर अमेरिका तो बोल रहा है ना कि हमने परमिट किया 30 दिनों के लिए। हाँ। आप क्या इंडिया, दैट इज द प्रॉब्लम कि अमेरिका क्या सोचता है, हम आपकी 51st स्टेट बन गए, ठीक है,
लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमको किसी भी हालत में दोस्ती करनी पड़ेगी, नहीं तो सौदा महंगा पड़ जाए। कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक सही भी है। देखिए 50% टैरिफ इस शख्स ने हमारे पे लगाए, दुनिया में सबसे ज्यादा, ठीक है, जिसके चलते हमारे परमानेंट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स को चोट पहुंची। कौन सा सेक्टर? आपका टेक्सटाइल सेक्टर, लेदर गुड सेक्टर, ज्वेल्स, जेम्स, ज्वेलरी सेक्टर, जो कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देता है लाखों लोगों को, उसको बड़ी चोट पहुंची। फिशरीज, वो उसको चोट पहुंची। इसलिए लोग बहुत व्याकुल थे कि यार ये डील हो जाए, यार ये नुकसान हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट पे चोट पहुंच रही है। और जब हमारी डील हो गई तो यहाँ तो भंगड़ा मचना शुरू हो गया साहब, हाय वाह क्या डील करी है। वो सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन के बाद वो डील को स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब आपको दोबारा नए सिरे से करनी पड़ेगी। डील को स्ट्राइक डाउन, टैरिफ को स्ट्राइक डाउन किया है सर ना? डील स्ट्राइक डाउन मतलब टैरिफ की तो बात हो रही थी ना, डील किस पे हो रही थी? टैरिफ की। आप साहब 25% से 18% किए जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो लोगों ने बोलना शुरू किया 50 से 18 हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने फट से दूसरे दिन बोला 25 से 18 हुआ है, अगर तेल खरीदोगे रूस से तो मैं 25% लगाऊंगा। ये यार तुम्हारे बाप का राज है। पहले हम लोग ईरान से तेल खरीदते थे और ईरान का तेल बिकॉज ज्योग्राफिकली सबसे क्लोज है, सबसे सस्ता था। आपने बंद करा दिया सैंक्शन लगा के। फिर हमने रूस से खरीदना शुरू किया, आपने सैंक्शन लगा दी। तो क्या करें? अपनी गाड़ियों में पानी डालें? नहीं, तुम्हारे बाप का राज है कि तुम्हारे को जो भी नुकसान हो तुम सहो, मेरा महिमा मंडन करो। ये ब्लडी नॉनसेंस। देखिए पिछले कुछ महीनों में, सालों में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने क्या किया आपके बरखिलाफ? श्रीलंका कलर्ड रेवोल्यूशन, बांग्लादेश कलर्ड रेवोल्यूशन, तख्ता पलट प्रो इंडियन गवर्नमेंट का, नेपाल में कलर्ड रेवोल्यूशन, लद्दाख में उंगल, कुकी लैंड बनाना चाहते हैं मिजोरम, मणिपुर में, बर्मा ठीक में, है, बर्मा में गदर कर दिया है। आप दोस्त किस कोने से हो साहब? कौन सी दोस्ती, कैसी दोस्ती? मैं तो कहता हूं कि अगर हमको अब तक शत्रु बोध नहीं हुआ तो हमें अपने संतुलन दिमागी के ऊपर सवालिया निशान लगाना चाहिए। ये आउटराइट एनिमिटी ले रहा है। आपसे $1 अरब खाए कि हम आपको GE-404 इंजन देंगे तेजस के लिए, जहाजों के लिए, और जिसको कावेरी को डेवलप ना कर पाने के बाद हम लोग उसकी तरफ गए थे, उनकी तरफ मजबूरन जाना पड़ा। ठीक है साहब, तो $1 अरब खा लिए हमारे। कोई हमने भीख नहीं मांगी पाकिस्तान की तरह की फोकट में दे दो। $1 अरब खा लिए, ठीक है साहब। 3 साल के बाद 2 इंजन आए। बहुत हमने रिक्वेस्ट किया, भैया क्या कर रहे हो, पैसे खा चुके हो, बेकार नहीं लिया, ठीक है। तो फिर 5 और दे दिए, 90 से ज्यादा बाकी हैं। ये पीठ में छुरा नहीं तो और क्या है। देखिए साहब, हमको अब ये देख लेना होगा कि अमेरिका का, हेनरी किसिंजर ने कहा था कि भाई अमेरिका से दुश्मनी लेना खतरनाक हो सकता है, बट टू बी अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका कैन बी फेटल, घातक सिद्ध हो सकता है। 71 के समय जब आए थे किसिंजर भारत, तब उन्होंने कहा था ये हेनरी किसिंजर के वाकयात, ठीक है साहब। आपको ये याद रखना चाहिए, भारत ये इनके नाटक झेल चुका है। 71 की लड़ाई में मैंने हिस्सा लिया था जी। तब रूस ने अक्रॉस द बोर्ड सपोर्ट दिया था। जितना उस वक्त रूस ने मदद करी थी शायद ही किसी मुल्क ने दूसरे की हो। आप मुक्ति बाहिनी के साथ भी थे सर। मैं उसका चश्मदीन गवाह हूं, ठीक है साहब। और उस वक्त रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने 7th फ्लीट को भेजा था पाकिस्तान की मदद के लिए। 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में आई थी पाकिस्तान का को बचाने के लिए। बचा नहीं पाई, ये दूसरी बात। लेकिन साहब देखिए, ये शत्रु बोध तो उस दर्जे का है। और फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा, ये एक तबका है जो कि बड़े अमेरिका के महिमा मंडन करते हैं, यशगान करने हैं डोनाल्ड ट्रंप के। आप चीयर लीडर होंगे साहब, मैं नहीं। आप डोनाल्ड ट्रंप के चीयर लीडर होंगे। आई एम नॉट अ चीयर लीडर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। मैं एक सिपाही हूं जिसने 5 बार
अलग अलग लड़ाई के मैदानों में अपनी जान जोखिम में डाली है। मेरी लॉयल्टी मेरे देश के प्रति है। हमारे हित, हमारे देश का हित सर्वोपरि है। भूल जाइए अमेरिका के लिए क्या अच्छा है, इजराइल भी दोस्त है, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट हमारे इंटरेस्ट प्राथमिकता लेते। सर बीते कुछ दिनों में, बीते कुछ एक हफ्तों में आपके टोन को लेकर एक बड़े सोशल मीडिया पे बहस होती है कि जीडी बख्शी का टोन अब करंट पॉलिटिकल डिस्पेंशन के खिलाफ जाता हुआ दिखता है। इस तरह से आप इससे दो चार होते हैं आप? मेरे को 2 टके का नहीं लेना देना पॉलिटिक्स में, कौन आता है कौन जाता है। हाँ ठीक है, आई हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, बट मेरे देश, मेरे को तनख्वाह नहीं मिल रही, पेंशन तो मिल रही। नमक तो मैं खा रहा हूं ना, अभी भी मेरे घर का चूल्हा मेरे देश की पेंशन से आ रहा है, मेरी फौज की पेंशन से आ रहा है। आई हैव माई लॉयल्टी टुवर्ड्स माई कंट्री। जो मेरे को जो लिमिटेड सीमित बुद्धि ऊपर वाले ने दी है, इन द लिमिटेड लाइट दैट गॉड हैज गिवन मी, जो एनालिसिस मैं करता हूं, मैं बताता हूं कि भाई मेरे हिसाब से भारत के लिए ये फायदेमंद है या ये नुकसानदेह है। आई हैव नो एक्स टू ग्राइंड। अच्छा लगे तो अच्छा लगे, बुरा लगे तो मैं क्या करूं साहब। मेरा काम है आपको सच, जितना सच परामर्श हो सकता है, और परामर्श देने की हिमाकत मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 37 साल में लड़ा हूं जी, और लड़ाई हो रही है। मुझे इकोनॉमिक्स का नहीं पता, मुझे बाकी का नहीं पता, वो आप मेरे से जानने वाले बहुत अच्छे अच्छे लोग, बट आई नो वॉर एंड आई नो इट बेटर देन मोस्ट। मेरा बैच है 1971 बॉर्न टू बैटल बैच जी, ठीक है साहब। और हमारे बैच में एक परमवीर चक्र है मरणोपरांत अरुण खेत्रपाल, एक अशोक चक्र है मरणोपरांत कर्नल एनजेसी नायर। इतने ये जो अलंकार किसी और बैच को नहीं मिले आज तक एनडीए की हिस्ट्री में। अरुण खेत्रपाल के बारे में अगर पॉपुलर कल्चर में समझना चाहते हैं तो 21 मूवी जो आई है आप उसका रुख कर सकते हैं। शौहर देखा होगा, 21 साल की उम्र पे वो शहीद हो गया था। तो हम लोगों ने बहुत झेला है इस देश के लिए साहब, और दुख होता है अगर हमको लगे कि हमारे राष्ट्रहित के पे ऊपर चोट पहुंच रही। सर आप राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं और बार बार हम लोग 4.5 जनरेशन जेट्स की कमी से जूझ रहे हैं। तेजस का एक्सीडेंट होना, तेजस के फ्लीट को ग्राउंड कर देना, आपने अभी बताया है कि तेजस का हमारा स्क्वाड्रन एक ही आज तक कंप्लीट हो पाया है, बाकी स्क्वाड्रन बन ही नहीं पाए। राफेल के हम ऑर्डर प्लेस किए जा रहे हैं। सर मतलब जब वॉरफेयर पूरा चेंज हो रहा है, हाँ। ड्रोन्स आ गए हैं, एआई वॉरफेयर हो रहा है, हैक्स आ रहे हैं और चाइना के पास 5th जनरेशन जेट्स हैं, पाकिस्तान खरीद के बैठा हुआ है। हम कहाँ हैं सर? हम कहाँ हैं मैं बता देता हूँ, आंकड़े साफ बोलते हैं। आपकी 42 स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ सैंक्शन हुई थी जी, और आपके पास आज के दिन 28 या 29 स्क्वाड्रन पे आ गए। सब मिग 21 गए, 23 गए, 27 गए, पुराने जहाज सब आउट ऑफ सर्विस हो गए। पाकिस्तान की कितने स्क्वाड्रन है? 25। आप 3.5 फ्रंट वॉर में हूँ, चीन उत्तर, पाकिस्तान पश्चिम, और अब ये नया नवेला, ये बांग्लादेश, ये मुंह मसूर की दाल, ये मोहम्मद यूनिस जो आया था चंगेज खान बनने कि मैं बंगाल पकड़ लूंगा, उड़ीसा पकड़ लूंगा, बिहार पकड़ लूंगा, 7 सिस्टर्स तो मेरे बाप का राज है। बट दे अपेरेंटली जॉइन हैंड्स विद पाकिस्तान आई गेस। बिल्कुल ज्वाइन कर गए। तो आपको डील करना है साहब, चाइना की एयरफोर्स 50 स्क्वाड्रन, पाकिस्तान की एयरफोर्स 25 स्क्वाड्रन, 3-4 स्क्वाड्रन इन गधों के, ठीक है। और आप अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ निरंतर डाउन करे जा रहे हैं। क्या सोचकर? 10 साल कांग्रेस की सरकार ने एक हथियार नहीं खरीदा। ये लोग आए, कम से कम थैंक गॉड इन टाइम 2 स्क्वाड्रन रफाल ले आए और S-400 ले आए, नहीं तो आपको ऑप सिंदूर में ही प्रॉब्लम हो जाती, साहब। तो साहब इसके चलते मैं आपको बता रहा हूं कि हमको सचेत होना पड़ेगा कि हम किस युग में जी रहे हैं। लड़ाई है चारों तरफ। 4 साल से यूक्रेन युद्ध चला जा रहा है, 2 साल के करीब चला वो हमास इजराइल का युद्ध, ठीक है। फिर ईरान का युद्ध हुआ, अब फिर ये चालू हो गया, अंत होने का नाम नहीं ले रहा। और 2-3 महीने दीजिए, मुझे कोई हैरत नहीं होगी कि अगर चीन चढ़ जाए ताइवान पे। उसको पता है अमेरिका फंसा हुआ है चंगी तरह से यहाँ मिडिल ईस्ट में। हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? वो गधे हैं क्या? उनकी आंखें नहीं है?
हम लोग को देखिए साहब, और हम लोग हमको बहुत उम्मीद थी कि साहब बहुत तेजी से हम लोग मेकअप कर लें, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं ब्यूरोक्रेटिक डिले पे डिले चली जाए बड़े प्यार से कि 10-15 साल हैं हमारे पास मेकअप का, आपके पास 10 महीने नहीं, प्लीज। तो क्या ये ग्लोबल सिनेरियो में वॉर को देखते हुए निर्णायक साल होने वाला है? बड़ा डिसीजन, बहुत निर्णायक साल होने वाला है साहब। पाकिस्तान के साथ निर्णायक युद्ध हो जाए तो बिल्कुल फिक्र ना करें आप, बिल्कुल मतलब हैरत नहीं होनी चाहिए आपको। ये जो 4.5 जनरेशन के रफाल है वो चाहिए, क्योंकि अमेरिका के पास भी जो बल्क फाइटर हैं वो 5th जनरेशन नहीं है, वो 4.5 है, F-16, F-15, F-18। बल्क, इसी बल्क बैकबोन जो फोर्स की होती है वो 4.5 होती है। इतना पैसा कि अमेरिका के पास भी नहीं है कि सारी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ले आए। बट दैट हैविंग बीन सेड, चाइना के पास आज के दिन 400-450 5th जनरेशन फाइटर है, और पाकिस्तान के पायलट्स एज वी स्पीक चीन में ट्रेनिंग कर रहे हैं 5th जनरेशन फाइटर पे। एपी सिंह सर ने बताया अभी तक एक जगह। ठीक है, तो आप करना क्या चाहते हैं साहब? आप चाहते हैं कि पाकिस्तान भी, चीन तो है ही आगे, पाकिस्तान भी लीड ले ले। कैन यू अफोर्ड इट? देखिए साहब, आपको Su-57 रूस ने ऑफर किया है जी, ठीक है साहब, नहीं वो F-35 के बराबरी का है। आपको अमेरिका से लड़ना है, आपको तो चीन से लड़ना है ना, पाकिस्तान से लड़ना है, उसके लिए वो जेट बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे डर था अमेरिका नाराज हो जाएगा, अमेरिका नाराज हो जाएगा तो हम अपना बचाव नहीं करें पाकिस्तान से, चीन से, बांग्लादेश से। दैट इज व्हाट अनॉयज अ ओल्ड सोल्जर। अमेरिका नाराज हो जाएगा, अमेरिका नाराज हो जाएगा। अबे S-400 मिसाइल ने क्या जबरदस्त काम किया, हमको और चाहिए, S-500 चाहिए। अमेरिका नाराज हो जाएगा तो भाड़ में जाए। अभी तक हम बहुत अच्छा करते आए, हमने अमेरिका के चैं चैं रोते पिटते बरखिलाफ भी हमने रूस से तेल लिया, हमारे हित में है भाई। और हम बेफटिंग रिप्लाई भी दे रहे थे कि हम, आप कर रहे हो तो हम कर रहे हैं, गलत कैसे हो गया? आप खरीद सकते हो यूरेनियम, है वो किसी खाते में वो नहीं करता वॉर एफर्ट की हेल्प। नहीं साहब, ये ढकोसला है, ये बकवास है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये ईरान टेररिस्ट स्टेट है, तो पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान ने टेररिज्म नहीं की भारत के बरखिलाफ? बहुत किया। 81-82 हजार भारतीय मार डाले हैं 1980 की दशक से आज तक जी, ठीक है। और जहां हमारे खिलाफ पहलगाम में उसने टेररिज्म करी, मास कैजुअल्टी, आपने, डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया ये आसिम मुल्ला मुनीर को 3 बार 3 महीने में। ये टेररिज्म के प्रति आपका रवैया है कि मतलब अमेरिकन मरे तो टेररिज्म है, श्वेत मरे तो टेररिज्म है, अश्वेत मरे तो नाली का कीड़ा, गली का कुत्ता। क्या है, क्या है, क्या समझा क्या है आपने? ये ढकोसला, ये दोगली जान, ये सांप की जुबान नहीं चलेगी साहब। टेररिज्म है तो पाकिस्तान को पहले आड़े हाथ लीजिए। सबसे एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म पाकिस्तान है। तो इंडिया की नीति वैसे ही डिसाइड भी होनी चाहिए। कहा जाता है सर, सिखाया जाता है कि फौजियों को पॉलिटिक्स में नहीं घुसेड़ना चाहिए, ना उनको खींचना चाहिए। जनरल MM नरवणे की किताब के एक्सर्प्ट की बात कर रहा हूँ सर, उस पर आपका जो रुख है काफ़ी मुखर है, काफ़ी ओपनली आपने उस पर बयान दिया है। उसके एक्सर्प्ट पार्लियामेंट में कोट किए गए, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, फिर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, वो किताब कभी छापने नहीं दी गई। मेमोयर्स थे उनके, जो जैसा उचित समझो वैसा करो। आपके व्यूज़ हम लोगों ने बहुत सारे चैनल्स पे देखे हैं, लेकिन मेरा जो सवाल है सर ये है ना कि क्या देश को चलाने वाले नेताओं को इस तरह के वेग ऑर्डर कभी दिए उन्होंने आर्मी को कि जो जैसा उचित समझो करो, या इतने पॉइंटेड शार्प ऑर्डर आते रहे हैं? थोड़ा सा वेग ऑर्डर नहीं लगता दिखने में? अगर पॉइंटेड शार्प ऑर्डर आते तो वो गलत होता। अच्छा, ये लड़ाई लड़ना प्रोफेशनल्स का काम है, ये पार्ट टाइम लोगों का काम नहीं है कि लड़ाई लड़ना है। देखो आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो कह रहा है साहब चीनी टैंक चढ़ के आ रहे हैं, तो क्या आपको क्या अंदेशा था प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से क्या आदेश आएगा? अच्छा ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल फायर करो 1, अब 2 क्लिक दाएं जाओ, 5 क्लिक ऊपर जाओ। नहीं, अब अगले टैंक पे फायर करो। वो नहीं लगा, ठीक है, अपने टैंक से फायर करो, APFSDS डालो। ये आप उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे? प्राइम मिनिस्टर का काम सीधा होता है। देखिए, जब हम 1965 में लड़े थे
लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा था जनरल जे.एन. चौधरी को, जो उचित समझते हैं करिए, ठोक दीजिए, ठीक है। इंदिरा गांधी ने क्या कहा था सैम मैनेकशॉ को, डू व्हाट यू थिंक इज नेसेसरी। ये ऑर्डर हमको पॉलिटिकल क्लियरेंस चाहिए, ओपन हैंड चाहिए आपको, ओपन हैंड चाहिए, क्योंकि तभी बेहतर लड़ाई होगी। अगर कोई सरकार आके मिनट बाय मिनट कंट्रोल करना शुरू करे, वो भी दिल्ली से बैठ के, तो तबाही मचा दोगे साहब। इससे अच्छा ऑर्डर दूसरा कोई आ नहीं सकता था। उसने बिल्कुल ठीक ऑर्डर दिया, उसने ठीक एक्शन लिया। उसने बोला जो हमारे टैंक है उन्होंने देखे नहीं अभी तक, वो टैंक चढ़ा रहे हैं लाइट की रिज के ऊपर, इस तरह वो रिज के ऊपर, जो कि आपकी रेजांगला रिज थी, उसके ऊपर हमने जाके पकड़ लिया था। उनकी बत्ती बंद हो गई क्योंकि उनका रेजिमेंटल हेडक्वार्टर नीचे था। पत्थर भी लुढ़काते तो वो खत्म हो जाता। तो वो घबरा के उन्होंने अपने टैंक भेजे कि शायद इन्फेंट्री आई होगी, टैंकों को देख के डर के भाग जाएगी। ये नहीं मालूम था कि हमारे भी टैंक चढ़े हुए हैं। तो फिर नरवाना ने सीधा आदेश दिया कि अपने टैंक जो है टॉप पे ले आओ और थोड़ा नीचे ले आओ, ताकि वो देख लें, ये देख लें, ठीक है। उसके बाद अगर फिर भी नहीं रुकते, एक राइट या बाएं साइड फायर करो और अपने आप सारा होश हवास के फाकते उड़ जाएंगे। जहां हमारे टैंक देखे उनके टैंक रुक गए, क्योंकि ये मीडियम टैंक थे, वो हल्के टैंक थे, ठीक है साहब, वो हल्के टैंक थे। वो होश हवास के फाकते उड़ गए, एकदम पीस, फ्लैग मीटिंग मांगी, खत्म क्राइसिस। तो मुझे तो समझ नहीं आया इसमें इतना क्या स्टॉर्म इन अ टी कप। तो किताब छापने क्यों नहीं दी गई, क्या लगता है आपको? आई सी नो रीजन व्हाई दैट बुक शुड हैव बीन रियली स्टॉप्ड, फ्रैंकली। हर देश की फौजों में जो उनके सीनियर कमांडर होते हैं वो अपने मेमोयर्स छोड़ के जाते हैं, जिसको आने वाली पीढ़ियों के अफसर पढ़ते हैं, प्रमोशन एग्जाम के लिए पढ़ते हैं जी। क्योंकि मिलिट्री हिस्ट्री बहुत लाजमी सब्जेक्ट है, ठीक है ना साहब। वो अकेडमी में पढ़ाई करनी पड़ती है। अब आपने ये बात छेड़ी है, आई थिंक वो बुक इसके लिए नहीं बैन हुई थी, ये तो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था, उनको लगा कि हाँ मैंने क्या चीज पकड़ ली। वो उनको लोग गाइड भी नहीं करते ठीक से, उनके भी तो कुछ फौजी होंगे ना यार तुम्हारी कांग्रेस पार्टी में। हाँ होते ही हैं, है ही, तो होते ही हर पार्टी में होते हैं। तो सेवा कोर में है उनके शायद। तो वो उनको समझाना चाहिए ना यार, वो मिसगाइड करते हैं। बात ये है साहब कि मेरा ख्याल तो ये पूरी जो चीज कंट्रोवर्सी हुई थी किताब की, वो हुई थी अग्निवीर को लेकर। उसके लिए सरकार ने इस पे रोक लगाई। हाउ डू यू सी अग्निवीर? आई डोंट एग्री, आई थिंक दैट इज क्लियर इनफ। हर किसी को मैंने बोल दिया है, माई व्यूज आर नोन, कि नुकसान हो गया है फौज का। आप को पेंशन का बोझ बहुत भारी लग रहा था, कुछ हद तक ठीक भी है। 11 लाख करोड़ की तो पेंशन है और 8 लाख करोड़ की ये आपकी पे है, ठीक है, सर्विंग की। तो कुछ तो आपको कम करनी थी, बट पैसा बचाते बचाते आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे चोट नहीं लगा सकते। और इसका मैंने बड़ा सीधा सुझाव दिया था। मैं तो हाथ जोड़ के एनएसए साहब के पास गया, रक्षा मंत्री जी के पास गया, जहां तक पहुंच थी कि साहब ये मत करिए। ये मैंने सुझाव दिया था कि आप 75% अग्निवीर रिटेन कर लो। देखिए साहब, आपकी सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ जवान जाता है 58 साल तक नौकरी करता है। आप फौज में ला रहे हैं, बोले 4 साल के बाद लात मार के बाहर, कौन आएगा? किल्लत इतनी है नौकरी की कि फिर भी लोग आ रहे, बट बॉटम ऑफ द बैरल आएगा ना यार। अभी वो गांव का लड़का भी बेवकूफ तो नहीं है ना साहब, वो कहेगा कि वापस आ जाना है। तो वो बोले साहब अगर मेरे को बीएसएफ, आपकी फौज में आके बीएसएफ ही जाना था तो मैं शुरू से ना ज्वाइन कर लूं। बीएसएफ में तो बहुत अच्छे लोग आएंगे, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ। आपको फौज की फिक्र है कि नहीं है? उसको तो चीन से लड़ना है, उसको पाकिस्तान से लड़ना है, उसको अंदरूनी मामले भी देखने हैं, ठीक है, सीआई ऑप्स, काउंटर टेररिस्ट ऑप्स वगैरह वगैरह। ये 4 साल इज इनसफिशिएंट। जब मैं 71 की लड़ाई लड़ रहा था, उस वक्त
जो कलर सर्विस थी जवान की 7 साल थी, यंग फौज रखने के लिए, ठीक है, 7 साल की थी, लेकिन उसको ऑलमोस्ट 2/3 पे पेंशन के तौर में दी जाती थी, क्योंकि उसकी भी तो फैमिली जी, है, जी। बच्चे हैं, आपका भी तो कोई जिम्मेवारी है ना, कि तू बेवकूफ है, तू फौज में आया। अब ये बोलना चाहते हैं, अब मर जा, बन जा बैंक गार्ड, मिले नौकरी तो। अब वो कह रहे हैं हम देंगे, 4 साल के बाद देखेंगे, पहले भी हमारे थे कि इतने % पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाएंगे, कभी हमने वो कोटा पूरा होते नहीं देखा। अब आप कर दें तो कर दें, लेकिन ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखिए साहब, 4 साल में हम लोग पहले 3 साल की सर्विस के पहले RR में नहीं भेजते थे जहां लड़ाई हो रही जी, कि 3 साल लगते हैं पूरा ट्रेन होने में, इंटेग्रेट होने में। क्रू सर्व्ड वेपन, एक टैंक में 4 का क्रू होता है, एक तोप में 6 का क्रू होता है, तालमेल उसके अंदर पैदा करना है आपको। सबसे कमजोर कड़ी जो है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द चेन, ठीक है। और आप हर बोले साहब हर साल नए लोग आएंगे, वो पुराने बाहर जाएंगे, तालमेल कहाँ गया हमारा? कुछ ये नहीं तो साहब देखिए, अगर अकाउंटेंट जनरल्स फौज चला सकते थे, वही उनके बाप का राज है कि वही लड़ाई जानते हैं, तो फिर जनरल्स की क्या जरूरत है? अकाउंटेंट जनरल बनाओ ना यार, आर्मी चीफ, वो बिल्कुल कम कर देगा पैसे आपके। आपको बड़ा खर्चा लग रहा है, आपका 1.8% ऑफ द GDP आप डिफेंस पे खर्चा कर रहे हैं, रूस 5% खर्चा कर रहा है, ऑलमोस्ट नथिंग कंपेयर टू अदर कंट्रीज, ऑलमोस्ट नथिंग। और आप बड़े खुश हो कि साहब हाँ हमने मंडपम बना दिया भारत। उसके पहले माफ कीजिए, जरा स्क्वाड्रन ले आइए, और जो आपके क्या कहते हैं घायल सैनिक हैं, आपने उन पे इनकम टैक्स लगा दिया है। 2000 घायल सैनिकों के इनकम टैक्स लेके ये सरकार अमीर हो जाएगी? भाई कर क्या रहे हो ना यार, थोड़ा सा तो आपको सोचना पड़ेगा। इनसेंसिटिव बाबू लोग, अब आप चढ़ा दो चमड़े के सिक्के। नुकसान फौज का हो सकता है अगर आपने करेक्ट नहीं किया। ये 37 साल में मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरी व्यक्तिगत राय है, और मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए, लड़ाई लड़ते 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 ही किए। कोई नौकरशाह की शायद मेरे से ज्यादा तजुर्बा नहीं है फौज का। मैंने अपने फौज के कई दोस्तों से बताया कि मैं आपका इंटरव्यू करने आ रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि एक सवाल हमारी तरफ से पूछ लीजिएगा, जो उनकी पर्सनल क्वेरी थी आपको लेके, कि क्या बख्शी सर इमोशनल आदमी हैं कि गुस्सैल हैं? इमोशनल आदमी हूँ, क्योंकि साहब मैंने बहुत सारे लड़के मरते शहीद होते देखे। मैंने सर गोद में रखा है जब जवान मेरे आखिरी सांस ले रहे थे। मैंने अंतड़ियां बाहर आते देखी हैं जब गोलाबारी हो रही थी, ठीक है साहब। मैंने आखिरी बार पानी पिलाया है जब वो जवान पानी मांग रहा था शहादत के पहले। सो जब भी मुझे कोई ओपिनियन एनालिसिस देने को बोलता है, मेरे सामने वो शहीद होते हुए जवान का चेहरा आ जाता। तो उसके बाद आप झूठ नहीं बोल सकते, आप खुद गर्ज नहीं हो सकते कि मैं ये बन जाऊं, यहाँ पे री एम्प्लॉयमेंट हो जाए, बात नहीं चाहिए। 37 साल इस देश की सेवा करी है, 2 स्टार जनरल बन चुका हूं। आई एम अ वेरी सेटिस्फाइड मैन। बहुत इज्जत बख्शी है सरकार ने। और मैं आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द ट्रूथ। द ट्रूथ इज द ट्रूथ। और लोग भी समझ जाते हैं। मैं सर्विस में भी था तो मैं ऑन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल मेरी झड़प हो जाती थी सीनियर से। मैंने धक्का भी खाया है फौज में। एक बारी मेरे की प्रमोशन रोक दी गई थी। कब की बात है ये बात है 1991 की। प्रमोशन रोक दी थी, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसी फौज ने फिर प्रमोट किया जब उन्होंने देखा कि सही कह रहा भाई, सुननी चाहिए। और एक चीज जरूर मैं हर किसी को परामर्श देता हूं जो बहुत सीनियर रैंक पे पहुंच जाता है, निंदक लागे राखिए। सिर कई बारी ना जब हम
बहुत टॉप पे पहुंच जाते हैं तो सिर भारी हो जाता है, अपनी बुराई करने वालों गुरूर हो जाता है, बड़ा गुस्सा आता है अगर कोई हिम्मत कैसे हुई मेरी बुराई करने की। तो मैं तो कहता था कि भाई चीफ हैं आपके, एडीसी ऐसा लड़का चुन के लाओ जिसको तो आप दो कि तूने अगर मेरी वाहवाही की तो मैं तेरे को लात मारूंगा, तेरा काम है मेरी क्रिटिसाइज करना ताकि देखिए क्रिटिसिज्म में आपको पता चल जाए गलती कहाँ हो रही है तो लड़ाई में जाने बच सकती हैं, जीत और हार का फर्क पड़ सकता है। आपके एडीसी करते थे आपकी बुराई? मेरा एडीसी मेरी पलटन से लाया था, तभी मेरी अपनी पलटन से, हाँ। क्योंकि उसने देखा था शुरू से और ज्यादा खुल के बोल सकता था औरों की वजह। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें थी जो हो सकती थी, फिर कभी करेंगे, समय पक्का निकालेंगे। थैंक यू। ललन टॉप पे आप बातचीत देख रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपकी राय के लिए, आपकी सलाह के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।